तो इस सीरीज के हम 15th लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। होपफुली आपने सारे लेक्चर बहुत ही बेहतरीन ढंग से मास्टर किया होगा। तो होपफुली ये लास्ट लेक्चर होगा इस पूरे सीरीज का। क्यों? क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल टॉपिक थे ना पूरे इंडियन पॉलिटी में, उन सबको हमने छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू टोटल 15 लेक्चर में मास्टर कर लिया, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैंने छोड़ दिया है और उसको बता दूं या क्लियर करा दूं छोटे से वीडियो में जैसे बाकी करवाया है, तो बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर आपको नहीं पता पॉज करके आराम से पढ़ लेना। अच्छा, आज का एजेंडा है हमारा कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, टोटल टू बी प्रिसाइज 12 है, तो उसको अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर एक को मास्टर करेंगे। स्टार्ट किया जाए, चलो। पहला है हमारा यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों को हम क्या करते हैं, पैरेलली करते हैं सच दैट कि दोनों क्लियर है। तो आर्टिकल की बात करें तो 315 से 323 दोनों के दोनों है, और दोनों किसमें है, 14th पार्ट में। और 14th ए क्या था, ट्रिब्यूनल पार्ट था, राइट। मतलब 14th ए में ट्रिब्यूनल मेंशन है। कंपोजिशन की बात किया जाए तो चेयरमैन और 10 मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सेम मैनर में अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किया जाए तो यहाँ भी चेयरमैन होता है, और ये मेंबर फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है, और डिपेंड करता है, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। और ये कौन अपॉइंट करता है, ध्यान रहे, गवर्नर अपॉइंट करते हैं इनको, ठीक है। टर्म की बात करें 6 साल या फिर 65 ईयर, यहाँ पे 6 साल लेकिन 62 ईयर। क्वालिफिकेशन जो है कोई सच क्वालिफिकेशन नहीं है, बस ये है कि 50% मेंबर जो है वो होल्ड्स फील्ड एक्सपीरियंस फॉर 10 ईयर, मतलब 10 साल का तजुर्बा उन्हें होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे भी है। रिमूवल की बात किया जाए तो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, किस बेसिस पे, ध्यान दीजिएगा, इनसॉल्वेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या फिर इनफर्मिटी ऑफ माइंड्स और बॉडी, या फिर बिहेवियर अंडर मिसबिहेवियर अंडर आर्टिकल 319। सेम चीज है यहाँ पे भी। मेंबर जो है एलिजिबल, दोबारा एलिजिबल नहीं होते हैं इसके मेंबर जो है एलिजिबल नहीं होते हैं अदर देन चेयरमैन। उनको चेयरमैन बना सकते हैं, उसके अलावा फिर से वो मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते। यहाँ पे बात किया जाए तो एसपीएससी के जो मेंबर हैं वो यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं या फिर चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन बाकी जो है सेकेंड टर्म के लिए वो मेंबर नहीं बन सकते। अब इनका रोल क्या है, देखो, जो यूपीएससी का रोल सभी को पता है कि एक वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम है, जो एडवाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, रिकमेंडेशन एंड ओनली अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। सेम चीज है इसके एसपीएससी भी, लेकिन वो स्टेट के लिए है। बोलो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर, वेरी गुड। अगला आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 324 में मेंशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑल इंडिया बॉडी है ना। इलेक्शन कमीशन जो है 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर बॉडी में एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, बाकी 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन। ध्यान रहे कि इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, मतलब सबकी सैलरी सेम है, लेकिन सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और उनका टर्म कितना है, 6 साल, या फिर जब तक वो 65 ईयर के नहीं हो जाते। और कंडीशन और सर्विस कौन डिटरमिन करता है, प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव इन द मैनर एंड सेम ऑन द ग्राउंड ऑफ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं वैसे ही चीफ इलेक्शन कमीशन भी रिमूव किए जाएगी। और वहीं पे इलेक्शन कमीशन की बात किया जाए तो रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन चाहे तो बाकी इलेक्शन कमीशन को रिमूव करवा सकता है, बट करेगा कौन, ऑब्वियस है, प्रेसिडेंट। अब चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी इलेक्शन कमीशन हैव इक्वल पावर्स और रिसीव करते हैं इक्वल सैलरी, अलायंस और अदर फ्री प्रिस्टिक्स विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सैलरी एंड ऑल मिलता है, अलाउंस मिलता है, वही चीफ इलेक्शन कमीशन साथ में इलेक्शन कमीशन को भी मिलता है। उनके पास पावर होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल पावर भी होती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट या फिर मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ध्यान है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स में। No prescribed qualification, no specific term of office of the member, and no appointment other than Chief Election Commission by promotion for Election Commission, और no appointment for Chief Election Commission। जैसे अपन ने ऊपर देखा किसके बारे में, एसपीएससी और यूपीएससी के मेंबर के बारे में। सेम मैनर में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बन सकते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन जो है और कहीं पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता, मतलब रीअपॉइंट नहीं हो सकता। इलेक्शन कमिश्नर जो है फिर से इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकते। ध्यान है, इनका टर्म कितने साल का होता है, 6 साल का, या फिर 65 ईयर ऑफ एज। होपफुली आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो आर्टिकल 280 में ये मेंशन है कि एक फाइनेंस कमीशन होगा जो हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होगा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब फाइनेंस कमीशन जो है वो बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, वो रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, और वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जैसा ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा है ना। और यहाँ पे टोटल कितने मेंबर है, 5 मेंबर है, एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर।
जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और वर्क करते हैं फॉर स्पेशलाइज्ड पीरियड, है ना। देयर क्वालिफिकेशन आर डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट एज चेयरमैन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। चेयरमैन के लिए क्या है कि उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर में। और बाकी अगर अदर 4 जज मेंबर जो हैं उनके लिए कंडीशन है कि वो जज ऑफ द हाई कोर्ट या फिर वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन, है ना, जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लायक हो। दूसरा, एक पर्सन जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है फाइनेंस का और अकाउंट्स का ऑफ गवर्नमेंट। साथ में ऐसा पर्सन जो हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर इन एडमिनिस्ट्रेशन। और चौथा क्या है, या पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या है, कंडीशंस है किसके लिए, बाकी मेंबर्स के लिए, कि उन्हें चूज किया जाए फाइनेंस कमीशन का मेंबर्स। चेयरमैन और मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के लिए भी वो क्या है, एलिजिबल है। साथ में जो रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन का, ध्यान रहे कि एडवाइजरी नेचर का, बाइंडिंग नहीं है। क्या है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। तो अपना रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन दे सकता है, जो कि बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, जस्ट एडवाइजरी है, जो कि एक इसका ड्रॉबैक भी है ना। मीन्स जब आप लिखोगे उसमें मैं बताऊंगा डिटेल में क्यों ड्रॉबैक है कैसे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की बात करें, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आर्टिकल 279A एडिट बाई 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 ये रिकमेंड करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को ऑन द इशू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ध्यान रहे चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेंबर आर यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू या फिर फाइनेंस, रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट। ये सबके सब क्या है, मेंबर हैं इसके। इट इज कंसिडर्ड एज अ फेडरल बॉडी, क्योंकि यहाँ पे दोनों है, वेयर बोथ द सेंटर और स्टेट गेट्स ड्यू रिप्रेजेंटेशन। और सारे जो डिसीजन है जीएसटी काउंसिल के शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4। ध्यान है 75% चाहिए, 3/4 है ना, इससे कम हुआ तो वो पास नहीं होगा कोई भी पर्टिकुलर जो भी रिजोल्यूशन है। वेटेड वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब क्या क्या है, ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल के पास टोटल 1/3 वोट है और स्टेट गवर्नमेंट के पास 2/3 वोट है। मतलब कि पूरे की पूरी स्टेट गवर्नमेंट भी अगर एक साथ आ जाए 2/3 का मतलब समझ रहे हो ना कितना हुआ, ये हुआ 66%। लेकिन कम से कम कितना चाहिए, 3/4 चाहिए। होपफुली आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया। अब कैग की बात करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये है मेंशन 148 आर्टिकल में कि एक हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एट द सेंटर एट एनी स्टेट लेवल। ये ध्यान में रखना है आपको। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील फॉर, अब उनका क्या है 6 सालों के लिए या फिर एज ऑफ 65 ईयर के लिए। अब बस ये आपको ध्यान में रखना है ना, किसका 62 ईयर है। अभी तक हमने किसका देखा, एसपीएससी का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, है ना। बाकी सबका तो 65 ही चल रहा था। ये इनको रिमूव किया जा सकता है बाई प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड, जैसे जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, जैसे बाकी लोग होते हैं। अभी ऊपर हमने देखा नो रिअपॉइंटमेंट एंड नो मिनिस्टर रिप्रेजेंट हिम इन द पार्लियामेंट। साथ में जो आर्टिकल 149 है प्रिस्क्राइब करता है ड्यूटी ऑफ कैग को सेटअप बाई पार्लियामेंट अंडर कैग एक्ट ऑफ 1971। कैग जो है वो ऑडिट करता है ऑल द फंड सेंटर एंड स्टेट का रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, साथ में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और रिस्पेक्टिव फॉर स्टेट्स, स्टेट के लिए भी सेम टू सेम, ठीक है। कैग ऑडिट कर सकता है। कैग रिपोर्ट करता है ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम्स बाय मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। कैग की रिपोर्ट को कौन स्क्रूटनाइज या फिर डिस्कस करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। वो प्रोवाइड करता है इस रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 151। 3 रिपोर्ट जो है ऑडिट ऑन कौन कौन सा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग। As per Article 279, CAG ascertains and certified the net proceed of any tax of that is final। मतलब कि कैग ने जो भी चीज सर्टिफाइड कर दिया ना, नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स, वो फाइनल होगा, समझ रहे हैं। कैग जो है वो एजेंट ऑफ एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आप ध्यान से समझो कि नेशनल कमीशन एनसीएससी, नेशनल कमीशन ऑन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो एनसीबीसी, एनसीएसटी और एनसीएससी ये 3 के 3 है। तीनों मोर और लेस, जस्ट इनका आर्टिकल बस अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। देखो आर्टिकल 338 है इसका क्या है, बैकवर्ड क्लास का 338B है और शेड्यूल्ड ट्राइब का क्या है 338A है। बोला एकदम क्लियर हुआ क्या, 338 और 338A और 338B।
और बाकी चीज देखो कि 5 मेंबर इसमें भी होते हैं, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 3 सालों के लिए ये भी अपॉइंट होते हैं, 3 सालों के लिए ये भी, 3 सालों के लिए भी। और ये 5 में से एक क्या होता है, चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, बाकी 3 अदर मेंबर। सेम चीज इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, है ना। सबका काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, इंक्वायर करना, एडवाइस करना एंड पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग प्रोसेस। सबका काम यही है, सेम टू सेम फंक्शन है। और वो प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट एनुअली, किसको, प्रेसिडेंट को। ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। इट हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट एंड एक्ट एज अ सेम, ये भी है, ये भी है, ये भी है। Provides the scheduled caste of Indian society safeguards against exploitation and to promote their social, economic, educational और cultural development, सेम टू सेम किसके लिए है, बाकी NC/ST और NC/BC के लिए भी, है ना। एकदम क्लियर हुआ क्या सारा कुछ, गुड। तो एक अब आया था 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में आया था, है ना। मतलब ये एक 2003 में था, लेकिन ये आया था फोर्स में 2004 में। वहीं पे 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 से ये आया, और 2003 में ही NC/ST भी आया था। तो आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है, क्या, बस मैं अभी समझा देता हूँ। देखो NC/SC और NC/ST, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे है, 338 में ये है, और 338A में NC/ST है। साथ में ये भी कहाँ से आया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया 2003 में, ये भी वहीं से आया, है ना। वहीं पे अगर हम बात करें NC/BC का, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये कहाँ से आया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 से आया, और ये कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338B में है। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है। क्या क्या सेम है, 5 मेंबर, 5 मेंबर, 5 मेंबर, जिसमें एक चेयरमैन, बाकी वाइस चेयरमैन, बाकी 3 मेंबर, और 3 सालों के लिए भी होता है, 3 सालों के लिए भी होता है, 3 सालों के लिए भी होता है। अब एक चीज आपको बताना है, क्या, कि क्या इनके मेंबर जो है वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ये आपको कमेंट करके बताना है। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। तो तीनों का अपन ने एक साथ कर लिया, आगे बढ़ जाते हैं। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या है, कि 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 है, उसने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 350B। 350A में क्या है, वो है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, ठीक है, और 350B में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, और 351 में क्या है, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। होपफुली आपको ये आर्टिकल जो है अभी तक तो याद हुए हो गए होंगे। अब ये जो आर्टिकल 350B है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में है ना। इट कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन, कि देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो उसकी ड्यूटी होगी स्पेशल ऑफिसर की, क्या करना है, कि इन्वेस्टिगेट करना ऑल मैटर रिलेटेड टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। He would report to the president upon these matter at such interval as the president may direct। और प्रेसिडेंट जो है वो प्लेस करेगा इनके रिपोर्ट को कहाँ पे, हाउस में, और सेंड करेगा इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट के पास और कंसर्न स्टेट के पास। कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन, टेन्योर, रिमूवल, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, है ना। तो देखो गवर्नर जो है हर एक स्टेट का अपॉइंट करेगा एक ऐसे पर्सन को जो क्वालिफाइड हो जज बनने के, किसके, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई हो, तो उसको एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट करेगा। ओके, कौन से आर्टिकल के अंडर है, 165 में। अब ये जो एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट है, वो क्या करेगा, एडवाइस करेगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को किस पे, लीगल मैटर्स पे, और परफॉर्म करेगा सच अदर ड्यूटी एज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर एज में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रिफर्ड टू असाइन टू हिम बाय गवर्नर या फिर स्टेट, एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन द फोर्स। एडवोकेट जनरल जो है वो ऑफिस होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नमेंट के प्लीजर पे, और सेम चीज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी देखेंगे, अभी डोंट वरी, सारा कुछ सेम टू सेम। और रिसीव करेगा सच रिमनरेशन एज गवर्नर में डिटरमिन। होल्ड करेगा राइट टू स्पीक इन स्टेट असेंबली बट नॉट राइट टू वोट। ध्यान है, राइट टू वोट ना तो अटॉर्नी जनरल को है ना तो एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट को है, लेकिन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सेम टू सेम है जो ऊपर हमने पढ़ा, बस आर्टिकल अलग है, 76 है यहाँ पे, है ना। टर्म जो है नॉट फिक्स है, रिमूवल भी होल्ड ड्यूरिंग द ऑफिस ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऑब्वियस है प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं किसी भी टाइम। टू गिव एडवाइस ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही सारा कुछ जो अपन ने ऊपर देखा, है ना। अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। अटॉर्नी जनरल हैज राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, ये ध्यान में रखना है आपको।
जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास है राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर वो राइट टू ऑडियंस है। राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट विदाउट इंटाइटल टू वोट, वोट ऑब्वियस नहीं कर सकता, बोल सकता है, पार्टिसिपेट भी कर सकता है, किसी कमेटी का मेंबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अटॉर्नी जनरल जो है फुल टाइम काउंसिल नहीं है गवर्नमेंट इंडिया का, वो अपना बाकी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस भी कर सकता है। होपफुली इतना आपको अच्छे से क्लियर। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये मेजर चंक ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। होपफुली आपको एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बेहतरीन ढंग से अच्छे से क्लियर होगा। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अगर आपको मालूम है तो जा सकते हो, नहीं तो सुनो। इस चैनल को अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया बिल्कुल कीजिए। क्यों? क्योंकि सारी काम की चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कंप्लीट रिवीजन होगा आपके हर एक सब्जेक्ट का थ्रू यूपीएससी पीवाई को, ना केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम बल्कि सीडीएस और सीएपीएफ के जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं 1993 से 2024 तक, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको पूरा पूरा इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इन सब शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।